मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पक्षी से पूछा गया घोंसला कैसे बनता है, जवाब मिला तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इस नाते आप छोटे छोटे कोशिशें करिए, छोटी छोटी कोशिशें आपके जीवन में कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सरोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप? ठीक? आप ठीक तो मैं भी ठीक। तो आज का एक कमेंट बबलू जी का था कि न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जैसे ही लेसन फिनिश होगा, समाप्त होगा, वैसे मैं एनसीईआरटी के, बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे न्यूमेरिकल्स आपको बेहतर ढंग से बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो चलिए, कल मैं आपको बता के गया था दाब का प्रभाव, यानी जब दाब बढ़ाया जाता है तब अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक? तो आज की जो टॉपिक है वह है उत्प्रेरक का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है और यह प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं में पाया जाता है, ऐसा भी मैं आपसे बता दिया था। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला प्रभाव जो है उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव भाई? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। अगर इसकी इंग्लिश लिखी जाए तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स उत्प्रेरक का प्रभाव, कि अब उत्प्रेरक अगर मिलाया जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में तब अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि भाई ये उत्प्रेरक क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिस्ट और हाउ कैन डिफाइन कैटालिस्ट। आप उत्प्रेरक को कैसे परिभाषित करते हो, यानी उत्प्रेरक क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग की बत्ती जला लीजिए और समझियो भाई कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। समझियो। देखिए, उत्प्रेरक सामान्य भाषा में आपको बताऊं, जैसे गांव में अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रही है, कोई विवाद है, तो मान लीजिए दो लोगों के बीच झगड़ा हो रही भाई, ये दो व्यक्ति हैं। अब इसमें से ये दोनों आमने सामने होकर के झगड़ा करते हैं, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरा वाला, जो झगड़े में फ्रंट पर नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा, लेकिन वह साइड से क्या करता है, वह पिन मारने का काम करता है। यानी जिसको आप चुगलखोर या आप बहुत उपमाएं देते हैं, तो ये जो तीसरा थर्ड पर्सन है जो भाग नहीं लेगा, यही समझ लीजिए क्या होगा, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। यानी जिन दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा था भाई, ये तो आमने सामने लड़ ही रहे हैं, यह कभी सामने नहीं आएगा, कभी इसको चढ़ाएगा कभी इसको चढ़ाएगा, यानी ये कभी इसके संपर्क में आएगा तो इसको चढ़ाएगा, इसके संपर्क में आएगा तो इसको चढ़ाएगा। यानी ये झगड़े में सामने नहीं आ रहा है, बस उस झगड़े को गति को परिवर्तित कर दे रहा है। तो जो फ्रंट पर नहीं आएगा, यही समझ लीजिए आपका है उत्प्रेरक। क्या है भाई? उत्प्रेरक, यानी जो झगड़ा में स्वयं भाग नहीं ले। अब देखो भैया, इसी तरह से और ये दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि झगड़े को कम कर दे, या यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है झगड़े को और बढ़ा दे। तो दोनों टाइप का होगा, यानी यह झगड़ा को समझा के कम भी कर सकता है और नहीं तो पिन मार करके झगड़े को बढ़ा सकता है, लेकिन फ्रंट पर सामने नहीं आएगा, साइड से पिन मारेगा। यही समझ लीजिए आपके लिए क्या करेगा काम, उत्प्रेरक का। समझ गए स्टूडेंट? अब आ जाइए किसी रिएक्शन में, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में खुद नहीं भाग लेते हैं, मतलब स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन
उस अभिक्रिया की दर को बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे। दोनों कंडीशन हो सकती है, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यानी उत्प्रेरक और रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेंगे, बस वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। बात समझ गए। और एक बात और जानिए स्टूडेंट, यह अपने जैसे मान लीजिए सामान्य अभिक्रिया A+B है और AB प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ कोई X कैटालिस्ट उपस्थित है, तो यह रिएक्शन में स्वयं भाग नहीं लेगा, बस इसकी दर को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, या बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर यह बढ़ाने वाला होगा, क्या करने वाला भाई, बढ़ाने वाला, बढ़ाएगा, तो इसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। और अगर यह झगड़े को घटाएगा, कम कर देगा, या कह लीजिए अभिक्रिया की दर को घटाने वाला होगा, तो इसको आप कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात समझ गए। तो यह व्यक्ति झगड़े को कम भी कर सकता है, जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति, या बढ़ा भी सकता है। अगर वह झगड़े को बढ़ावा देगा तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, कम करेगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। उसी तरह से यह ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी दर को परिवर्तित कर देते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटाएंगे तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक और बात जानिए कि यह अपने स्वरूप को अभिक्रिया के अंत में रासायनिक संरचना में, संघटन में कोई परिवर्तन नहीं इसके होता है। मतलब जैसे यह भाग लेते हैं अभिक्रिया के अंत में, उसी तरह से बने रहते हैं, नो चेंजिंग। जैसे अगर ये लोग, दोनों लोग आपस में झगड़ा करेंगे भाई, ये दोनों, तो कपार उपार इन्हीं लोगों का सर और फूटेगा। यह तो सेम जैसे शुरू में था वैसे अंत में भी रहेगा। इन लोगों की रवैया बदल जाएगी, किसी का सर फूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा। यानी इन दोनों की संरचनाओं में, इन दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन है बगल से मजा ले रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जाएंगे, कुछ पैसा ही खर्च करेंगे, कुछ पैसा ही खर्च करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये अंत में जैसे का तैसा बना रहेगा, इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं। उसी तरह से भाई उत्प्रेरक के भी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते हैं, और यह अभिक्रिया की दर को केवल घटाते हैं या बढ़ाते हैं, यानी परिवर्तित करते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, और अगर घटाएंगे तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। समझ गए स्टूडेंट, क्या होता है उत्प्रेरक? रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेगा, बस उसकी दर को परिवर्तित कर देगा। बढ़ाएगा तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटाएगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक, चलिए अब आपको बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए भाई, अब आपको बताना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अच्छा, जब धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि यह संक्रियण ऊर्जा, यह संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, इसको ई से दिखाते हैं, अंग्रेजी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक नया शब्द आ गया, संक्रियण ऊर्जा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, परेशान न होइए, क्योंकि यह संक्रियण ऊर्जा के मान को
के मान को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यह संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम करेंगे। इसमें ए पॉइंट बना लीजिएगा और बी पॉइंट जो होगी ऋणात्मक उत्प्रेरक में इसी का जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? घटा देंगे, घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? अब मैं बताऊंगा। क्योंकि यह संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करेंगे? यह संकीर्ण ऊर्जा, यह संकीर्ण ऊर्जा ब्रैकेट में ई इसका संकेत है, के मान को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहा कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करेंगे। धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि क्यों बढ़ाते हैं भाई, तो सीधा साधा जवाब होगा क्योंकि यह जो संकीर्ण ऊर्जा होती है, इसकी डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ, उस संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। और इसके विपरीत जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि यह संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ाते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है संकीर्ण ऊर्जा। इसको एक्सप्लेन करते समय मैं अपने प्यारे बच्चों को ज़रूर बताऊंगा कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, आप कैसे संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद मिटा करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या कहा? धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि यह संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि यह संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अभी इंग्लिश एक्सप्लेन करने के बाद लिख दूंगा। द पॉजिटिव कैटालिस्ट increase the rate of reaction because the positive catalyst decrease the activation energy. On the other hand, the negative catalyst decrease the rate of reaction because negative catalyst increase the activation energy. क्लियर? तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, इसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन, मिटा दे रहा हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ते चलिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बस एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई संकोच नहीं। चलिए अब जैसे मैं मान लेता हूँ यह कोई बर्तन है भाई, कोई क्या है? बर्तन है। अब इसमें मान लीजिए ए को भी मिलाया गया, एक अभिकारक, और दूसरा अभिकारक बी मिला दिया गया, यानी ए प्लस बी, और यह मिल करके प्रोडक्ट ए बी बना लिए। ए और बी मिले प्यारे बच्चों तो क्या बना? ए बी। यह रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो चलिए अब इसमें दिखा देता हूँ। यह जो पार्टिकल्स हैं वह कुछ
बी के हैं, रेड वाले बी मान लीजिए, और ब्लैक वाले जो हैं वह सपोज कर लीजिए वह ए के हैं। किसके हैं भाई? ए के हैं। अच्छा, रेड वाले किसके? ए के मॉलिक्यूल्स, सॉरी ब्लैक वाले ए के मॉलिक्यूल्स और रेड वाले बी के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो अब आप बताइए, यह दोनों को मिला दिया गया। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यह मिलाने पर अभिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, मिलाने के बाद जो है अभिक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यह बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप दिमाग की बत्ती जलाइए और समझिए, इसको समझ लियो बेहतर, तब दूसरे को भी आप समझा लियो बेहतर। तो पहले समझियो, क्या समझना है? इसमें दोनों को मिलाएंगे तो मिलाते ही अभिक्रिया शुरू नहीं होगी। कब शुरू होगी मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ वही A+B एरो प्रोडक्ट। अब मैं मान ले रहा हूँ कि इस अभिक्रिया की अपनी तरफ से मान रहा हूँ जो संक्रियण ऊर्जा ये है वह सपोज कर लीजिए भाई 20 जूल है। कितनी है? 20 जूल है। तो अब यह अभिक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब यह अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके कितना कर लेंगे? 20 जूल कर लेंगे। जब तक यह अपनी ऊर्जा को 20 जूल तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक अभिक्रिया शुरू नहीं होगी। जब यह अपनी ऊर्जा को 20 जूल तक बढ़ा लेंगे तब यह अभिक्रिया शुरू होगी। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि यह अपने मन से ही ऊर्जा कहाँ से बढ़ा लेते हैं, है ना? तो यह ऊर्जा कैसे बढ़ती है, बस ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं इसमें पार्टिकल अगर दोनों मिलाए गए हैं ए और बी के, तो जब ए और बी के पार्टिकल्स मिलाए गए हैं तो आप ब्राउनियन गति तो ये करेंगे, टेढ़े मेढ़े गति। और जब ये ब्राउनियन गति करते हैं तो ब्राउनियन गति करते हुए मॉलिक्यूल्स जाकर के एक दूसरे से टकराते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल्स टेढ़े मेढ़े गति करता है और उसी गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पर उस गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। यह जिग जैग मोशन करते रहेंगे टेढ़े मेढ़े, ऐसे ऐसे फिर ऐसे करने लगेंगे। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही आप ऐसे कर सकते हो, इसी को ब्राउनियन गति कहते हैं, स्वतंत्र हैं। और जब ब्राउनियन गति करेंगे तो जाकर के एक दूसरे से टकराएंगे भाई, और जब टकराएंगे तो ऊर्जा उसको दे देंगे जिससे टकराएंगे, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि इस अणु से जाकर के सभी टकराएं, तो जब जिससे टकराते हैं समझ लीजिए उसका सौभाग्य ही है, और सभी टकरा करके अपनी ऊर्जा इसको दे देंगे और इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये सोचेगा ये मेरी मेहनत है, लेकिन ना, नहीं, इसकी मेहनत नहीं है। ये सब टक्कर मार करके अपनी ऊर्जा दिए हैं, तो इसी तरह से इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। और जब तक 20 जूल तक नहीं बढ़ेगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। आप सिंपल सा उदाहरण जानिए। चालू ट्रेन में आप चढ़ रहे हो, आपको चढ़ना है, जा कर के खड़े हो जाइए। इतना भीड़ होती है, धक्का दे दे के आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो चढ़ा देंगे बोगी में, मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो अपनी ऊर्जा दे देंगे, आप चढ़ जाओगे, बस जा कर के बीच में खड़े हो जाओ भीड़ में। तो उसी तरह से यहाँ के कण होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, अपनी ऊर्जा दे देते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो सोचता है खुद की मेहनत है, लेकिन ना, खुद की मेहनत नहीं है, संयोग बस सौभाग्य से इसकी ऊर्जा बढ़ गई। इसी तरह से यह ऊर्जा बढ़ाते हैं कहाँ तक? 20 जूल तक। और इसी ऊर्जा को कहेंगे संक्रियण ऊर्जा। यानी किसी भी अभिक्रिया को शुरू होने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है, बिना उस ऊर्जा के अभिक्रिया शुरू नहीं होगी। और उसी ऊर्जा को कहते हैं संक्रियण ऊर्जा, या अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अभिक्रिया शुरू होने के लिए या अभिकारक के अणुओं को आपस में अभिक्रिया करने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को आप कह देते हैं संक्रियण ऊर्जा। फिर बोल रहा हूँ,
अभिक्रिया शुरू होने के लिए या अभिकारक के अणुओं को आपस में अभिक्रिया करने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक है। उस न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक को क्या कहते हैं? संक्रिय ऊर्जा। जैसे हमने माना है इसकी संकीर्ण ऊर्जा 20 जूल है। जब तक एनर्जी 20 जूल तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये अभिक्रिया होने वाली नहीं है। हो सकता है ताप भी देकर के इसको बढ़ाना पड़े, तो ये अलग कंडीशन है। बात समझ में आई? चलिए अब ग्राफ से समझाते हैं क्या खेल करता है धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये रहा आपका ग्राफ भैया। मैंने बहुत पहले ही आपसे बताया था। क्या बताया था? यह रफली आपको समझाने के लिए मैं इधर किया हूँ, और आप नोट में चाहेंगे तो इतना बना सकते हैं फिगर। समय किसी के बस में नहीं है जो रुक जाए, तो जो किसी पर निर्भर नहीं होता उसको हमने कहा था एक्स अक्ष पर दिखाते हैं। इस पे मान लो अभिक्रिया की पोटेंशियल एनर्जी या कह लीजिए इस पे एनर्जी दिखाया गया है। यह एनर्जी है और ये टाइम है। अभिक्रिया ऊपर आप लिखे हैं, सपोज करिए यह 0 टाइम है। अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा ये है, और जिस संकीर्ण ऊर्जा को हमने माना कितना इस अभिक्रिया के लिए अपनी ओर से 20 जूल। कितना? 20 जूल। अच्छा, तो अब जब अभिक्रिया यहाँ से शुरू होगी तो ये अभिकारक के अणु देखिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे? 20 जूल तक बढ़ाएंगे। तब धीरे धीरे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ अभिकारक क्या थे? A प्लस B। इनकी ऊर्जा कभी 0 नहीं होती है, यहाँ कुछ इनकी ऊर्जा होगी। तो जब ये ऊर्जा बढ़ा रहे हैं 20 जूल तक कर रहे हैं तो समय भी बढ़ रहा है। यहाँ समय कुछ, यहाँ 0 समय, यहाँ कुछ समय हो सकता है 20 सेकेंड 25 सेकेंड कुछ भी। तो समय बढ़ती गई और यह ऊर्जा अपनी कहाँ तक बढ़ाएं? 20 जूल तक। यहाँ थी इनकी संकीर्ण ऊर्जा 20 जूल। बात समझ में आई? अब जब तक ये 20 जूल एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं भैया। यह प्रोडक्ट बन गया। और एक बात और जानिए कि प्रोडक्ट की ऊर्जा यानी उत्पाद की ऊर्जा हमेशा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है। इसीलिए अभिक्रिया होती है, क्योंकि अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया होती है। और अस्थायित्व तभी प्राप्त होगा कि जब उसकी ऊर्जा कम होगी, तो प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होगी और यह रिएक्टेंट की ऊर्जा अधिक होती है। ये बात भी आप समझ गए। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करता है? घटा देता है। इस समय वही अभिकारक के अणु उत्पाद बना पाएंगे जिनके पास 20 जूल यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा होगी, तभी वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या खेल करता है? इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। यानी वह 20 जूल से ला दिया कहाँ? सपोज करिए ये 20 जूल थी, 20 जूल, वह घटा करके इस E को क्या कर दिया? धनात्मक उत्प्रेरक सपोज करिए 10 जूल कर दिया। तो अब इनको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा 20 जूल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 10 जूल बढ़ा करके ही यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। यानी कि अब यहाँ कम लोग पहुँच रहे थे जब ऊर्जा 20 जूल बढ़ानी थी, अब यहाँ तक ऐरे गहरे नत्थु खैरे सब पहुँच जाएंगे, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, यानी अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी। बात समझ गए? समझे स्टूडेंट? तो धनात्मक उत्प्रेरक इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करते हैं? संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब जैसे मैं सीधी साधी बात करूं आपसे, वह बात क्या है यहाँ लिख देता हूँ। सपोज करिए बैंक में आपको नौकरी करना है। बैंक में नौकरी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सपोज कर लीजिए BSc है, तो अब वही लोग बैंक के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो क्या किए हैं? BSc किए हैं। अब सोच लीजिए गवर्नमेंट ने कोई गेम खेल दिया, और वह गेम ये है कि वह ये कह दिया कि बैंक में वे सब भी नौकरी कर सकते हैं जो 10वीं पास हैं, जो 10 पास हैं। तो अब बताइए, जब वह घटा दिया है एजुकेशन, तो
तो अब 10 तो भाई बहुत लोग पास कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो अब फार्म भरने की संख्या बढ़ जाएगी। जब फार्म भरने की संख्या बढ़ जाएगी यानी उसकी दर बढ़ जाएगी। जब बीएससी था तो कम लोग भर पा रहे थे तो फार्म भरने की दर कम थी। अब जब गवर्नमेंट ने 10वीं पास पर अप्लाई करने के लिए अनुमति दे दी तो अब बताइए बहुत से लोग पहुंच जाएंगे। वही कहा एरो गैरो नत्थु खैरे सब पहुंचेंगे। तो अब फार्म भरने की दर बढ़ जाएगी, उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी। समझ गए। उसी तरह से धनात्मक उत्प्रेरक इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाते हैं जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ जो गवर्नमेंट है समझ लीजिए वह उत्प्रेरक है, वह इस एजुकेशन को घटा करके कितना कर दिया। पहले सपोज करिए संकीर्ण ऊर्जा बीएससी थी यानी हाई क्वालिफिकेशन बीएससी थी मिनिमम, जो करने के बाद लोग उस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या कर दिया, घटा दिया, संकीर्ण ऊर्जा 10वीं पास पे कर दिया। ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, फॉर्म भरने की दर बढ़ेगी, गवर्नमेंट की कमाई बढ़ेगी यानी दर बढ़ गई। वही काम यहाँ होता है स्टूडेंट्स कि धनात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाते हैं और संकीर्ण ऊर्जा का मान जब घटेगा बंधु तो बताइए अब यहाँ जिनको 20 जूल ऊर्जा बढ़ानी पड़ती थी, क्या 20 जूल बढ़ानी पड़ेगी? 10 जूल तक बढ़ाएंगे और वह उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। समझ गए मेरी बात। तो अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा यानी ज़्यादा भी बनेगा तो अभिक्रिया की दर तेज होगी। समझ में आई बात। चलिए अब थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, यह A + B मान लीजिए A रहा अभिकारक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक यह संकीर्ण ऊर्जा थी, इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को और क्या करता है, बढ़ा देता है। संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ाएगा और जब संकीर्ण ऊर्जा के मान को यह मान लीजिए बढ़ा करके क्या कर दिया भाई, यहाँ कर दिया 30 जूल तक। क्या कर दिया, 30 जूल। अब देखो ये तमाशा क्या हो गया, यह ऊर्जा बढ़ करके कितनी हो गई, ये बराबर 30 जूल। तो अब बताओ पहुंचने वालों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। जब संकीर्ण ऊर्जा बढ़ गई तो अब 30 जूल ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो अब पहुंचने वाले की संख्या कम होगी। जब कम अणु पहुंचेंगे वहां तक तो आप बताइए प्रोडक्ट कम बनेगा यानी अभिक्रिया की दर कम होगी। समझ गए, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब सोचिए, आ जाइए अपनी बात पर। अब बैंक का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी था गवर्नमेंट घटा करके 10 कर देगी तो दर बढ़ जाएगी फार्म भरने की। अब देखिए गवर्नमेंट ने एक खेल कर दिया और कह दिया कि मान रहा हूँ कि बैंक में वही नौकरी करेगा जो पीएचडी किया होगा। तो अब बताइए पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या तो कम होगी यानी अब फार्म भरने की दर कम हो जाएगी। जब फार्म भरने की दर कम होगी तो गवर्नमेंट की कमाई भी कम होगी। जब गवर्नमेंट की कमाई कम होगी यानी अभिक्रिया की दर क्या हो गई, कम हो गई। तो अब जिनको 20 जूल ऊर्जा बढ़ाना पड़ रहा था, ऋणात्मक उत्प्रेरक बढ़ा करके 30 जूल कर दिया, अब इनको ऊर्जा 30 जूल बढ़ानी पड़ेगी। तो सीधी साधी बात है कि अब यहाँ पहुँचने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। जब पहुँचने वाले अणुओं की संख्या कम होगी तो उत्पाद कम बनेगा। जब उत्पाद कम बनेगा तो सीधी साधी बात है कि आप बताइए अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। बात समझ गए। यह संकीर्ण ऊर्जा पॉजिटिव कैटालिस्ट, पीसी का मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट की उपस्थिति में है। यह एन लिख रहा हूँ मतलब नॉर्मल है, समझते रहिएगा। और यह जो नॉर्मल यहाँ है 20 जूल के यहाँ, और यह जो संकीर्ण ऊर्जा है वह निगेटिव कैटालिस्ट कर दिया, जो बढ़ाया है निगेटिव कैटालिस्ट एनसी। निगेटिव कैटालिस्ट मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इसकी संकीर्ण ऊर्जा। ये पीसी का मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी कौन सा उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम करता है जिससे उससे की अभिक्रिया की दर
बढ़ती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ाता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। ठीक, जैसे बैंक में फॉर्म भरने की मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी थी, जब कम 10 हो जाएगा तो फॉर्म भरने की दर बढ़ जाएगी, और जब पीएचडी हो जाएगा तो फॉर्म भरने की दर कम हो जाएगी। वही खेल है किसमें, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा संकीर्ण ऊर्जा को कम करके, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देगा संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ा करके। बात समझ गए? कर लीजिए स्क्रीनशॉट समझने के लिए। यह नॉर्मल ग्राफ है जहां EA 20 जूल है, नीचे जो ग्राफ 10 जूल ऊर्जा वाला है वह धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, ऊपर जो बढ़ गया 30 जूल संकीर्ण ऊर्जा वह ग्राफ ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है ऋणात्मक और धनात्मक उत्प्रेरक का। बात समझ गए स्टूडेंट? अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और इसको मैं मिटाऊंगा। एक बार फिर से संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा बता देता हूं। अभिक्रिया शुरू होने के लिए या अभिकारक के अणुओं को आपस में अभिक्रिया करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा। आगे संघट्टवाद सिद्धांत में और डिटेल इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। शॉर्ट स्क्रीन करिए, फिर मैं आगे की टॉपिक आपको बता दूं। कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, मिटा दे रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो प्रभाव है वह सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है भाई? सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव है। सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, इसको पढ़ना है। एक समरी मैं लिख देता हूं उस धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक का। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है भाई? धनात्मक उत्प्रेरक। उसके बाद फिर इसको बताऊंगा। संकीर्ण ऊर्जा यानी EA को क्या करते हैं, EA को घटा देता है, घटा देगा। जब EA को घटाएगा तो इसका वेग क्या होगा, या दर इसको कहते हैं, वेग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे वेग क्या हो जाएगा भाई, वेग उसका डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। पॉजिटिव कैटालिस्ट increase the rate of reaction because positive catalyst decrease the activation energy. On the other hand, negative catalyst decrease the rate of reaction because negative catalyst increase the activation energy. बात समझ गए स्टूडेंट्स? कोई परेशानी नहीं, इसको शॉर्ट स्क्रीन करिएगा समझने के लिए। मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, एरिया ऑफ सरफेस को पढ़ना है आपको, सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव। तो आइए, जैसे सतह के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की दर पर, आपको सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ। कोयले का टुकड़ा लीजिए, एक बड़ा सा, बड़े टुकड़े को जलाइए, उसको बारीक फोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा पीस करके उसके चूड़ को जलाइए। कौन तेजी से जलेगा? आप देखेंगे
कि जो बारीक पिसा हुआ चूर्ण है वह तेज़ी से जलेगा, और जो बड़ी चट्टान है या बड़ा सा टुकड़ा है उसके जलने की जो गति होगी वह स्लो होगी या न के बराबर होगी, या जलबे नहीं करेगा, जलेगा तो बहुत धीरे धीरे जलेगा। बात समझ गए। और वह बड़ा वाला चट्टान कम स्थान घेरेगा, जब उसको फैला देंगे फोड़ के तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान भी ज़्यादा होगा। घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब घेरा गया स्थान, आयतन का मतलब भी घेरा गया स्थान। बस क्षेत्रफल द्विविमीय होता है और आयतन त्रिविमीय होता है। बात समझ गए। तो क्षेत्रफल जो है भाई घेरा गया स्थान, तो जब कोयला का टुकड़ा बड़ा था, कम स्थान में आ गया था, जब उसको पीस दिया गया, चूर्ण बना लिया गया, फैल जाएगा, ज़्यादा स्थान घेरेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसके जलने की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधी सादी बात है, कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से जो अभिक्रिया की दर है वह क्या होती है, बढ़ती है। और यह प्रभाव केवल ठोस में होता है। आप जानिए सामान्यतः यह प्रभाव किसमें होता है, ठोस में होता है। समझ गए स्टूडेंट। या सिंपल सी एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए भीगा हुआ कपड़ा है, गीला हुआ कपड़ा, उस गीले कपड़े को आप इकट्ठा कर लीजिए, मतलब सिकुड़ा दीजिए, सिकुड़ा करके रख दीजिए, कम स्थान घेरेगा, लेकिन क्या जल्दी सूखेगा, उसके सूखने की दर स्लो होगी। उससे जो जल की बूंदें हैं वाष्प में परिवर्तित होंगी, वह जल की बूंदें वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तित होंगी, यानी समय ज़्यादा लगेगा, यानी वाष्प में बनने की जो गति है द्रव से वह स्लो होगी। लेकिन उसी को आप पूरा फैला दीजिए, फैलाने के बाद वह स्थान तो ज़्यादा घेरेगा लेकिन उसके सूखने की गति तेज हो जाएगी, वह जल्दी सूख जाएगा, यानी वाष्प अवस्था में जल जल्दी बदल जाएगा। बात समझ गए ना। जल जो है वह वाष्प अवस्था में जल्दी बदल जाएगा। जब जल वाष्प अवस्था में जल्दी बदल जाएगा यानी उसकी दर तेज है, तो सीधी सादी बात, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, बढ़ती है। यह प्रभाव जनरली ठोस में पाया जाता है, ऐसा आप नोट में लिख लीजिएगा। यह प्रभाव ठोस में, ठोस के सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ गए। जैसे अगर देखिए टचिंग एरिया ए है ऐसे, तो अभिक्रिया की दर स्लो होगी, जब पूरा होगी इस तरह से तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। रेट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, रेट इंक्रीजेज, रेट इंक्रीजेज विथ द, रेट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस। रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सतह का क्षेत्रफल इंक्रीज करने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। और प्रभाव किस में पाया जाएगा, सिर्फ ठोस में। बात समझ गए होंगे। बहुत अच्छा। आप नित्य रोज नोट बनाइए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। न समझ में आए फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन करिए, एक्सप्लेन किया जाएगा और सारे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे। सिर्फ लेसन ख़त्म होने का इंतज़ार करिए और एक भी वीडियो मिस मत करिए। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, क्योंकि मैं पूरा प्रयास आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कर रहा हूँ। अगर आप और यूट्यूबर चैनल से तुलना करिएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए
तभी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को फैला दीजिए सारे दोस्तों में, ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच सके और इस तरह से वह केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझ सके। मज़ा आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी फिजिकल चल ही रही है। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम और बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय स्टूडेंट्स।